हम इवन आज भी पढ़ा, छोटी सी खैर आसान सी बात है, उसमें से भी एक आधा सवाल मैंने टेस्ट में दिया हुआ है। समझो ये इसके फौरन बाद जो टेस्ट होना है ना, उसके 2 सवाल तो इसी क्लास में होते हैं। लास्ट हमने आपसे बात की सिग्निफिकेंट फिगर कैसे मालूम करते हैं, नंबर 1 और केस 1। एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है फॉर दोज नंबर्स विच आर डेसिमल नंबर एंड ग्रेटर देन 1। आज है केस 2 और केस 2 है जिसमें हम आपको होल नंबर्स, अब होल नंबर्स का मतलब है जिसमें डेसिमल नहीं आता, एंड डेसिमल नंबर्स लेस देन 1। तो अब हम आपसे बात करेंगे ऐसे नंबर से जो बगैर डेसिमल के हैं, या ऐसे नंबर से जो डेसिमल अगर हैं तो 1 से छोटे हैं, यानी वो 0 पॉइंट ऐसे करके शुरू होते हैं। यानी टाइप ये हो गई जैसे 461। अब इस नंबर में डेसिमल नहीं है तो ये कहलाया होल नंबर। इन नंबर्स को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर अगर नंबर लिखा हुआ है 0.675, ये डेसिमल नंबर है लेकिन इसमें पॉइंट से पहले 0 है, इसका मतलब ये लेस देन 1 है। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स या ऐसे होल नंबर्स जब इनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये केस 1 से थोड़ा सा डिफरेंट मामला होगा। क्या होगा, याद रहे राउंड ऑफ करने के उसूल वही है, उसमें कोई मसला नहीं है। अलबत्ता ये तय करना कि हमारे आंसर के कितने डिजिट्स को राउंड ऑफ करना है, उसका मामला थोड़ा सा चेंज होगा। तो मेरी पहली एग्जांपल, अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन करता हूँ इस तरह, ये है सवाल मेरा कि मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ। अब जब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो पहला काम वही है कि सिंपल तरीके से ऐड करें और कैलकुलेटेड आंसर निकाल दें। कैलकुलेटेड आंसर का मतलब है 0 और 6 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 6 हो गया और ये 4 हो गया। दिस इज माई कैलकुलेटेड आंसर, जिसकी कोई अहमियत नहीं है फिलहाल। मुझे ये बताना है कि अब इसमें से कितने, कौन सा डिजिट ऐसा है इसमें मैं रिलाय नहीं कर सकता, या कौन सा डिजिट ऐसा है जिसको राउंड ऑफ करने की जरूरत है। तो बात ये है कि अब इसके लिए यहाँ डेसिमल तो है नहीं, तो यहाँ तरीकाकार क्या होगा, आपको अब अपना वो काम इस्तेमाल करना है जो आपने शुरू में सीखा। इस नंबर में टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आपको याद आएगा सर ये जो कोने पे 0 होता है ये सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो इसलिए ये 461 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें तो फिगर ही 2 हैं और 0 तो इसमें है ही नहीं, इसलिए दोनों के दोनों सिग्निफिकेंट हैं। तो अब आप कहेंगे एक में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, एक में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इन दोनों में से लेस तादाद कौन सी है, जाहिर सी बात है 2। तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए, 2। और आंसर में इस वक्त कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4। इसका मतलब है कैलकुलेटेड आंसर में इस वक्त 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और मुझे उसमें से इन दोनों को राउंड ऑफ करना होगा ताकि मेरे सिग्निफिकेंट फिगर 4 से हो जाए। इसका मतलब है जब आप सवालात करेंगे इस टाइप के, तो आपने पूरे नंबर को कंसीडर करना है कि उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और जिस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कम है आपको उतनी ही कम तादाद के सिग्निफिकेंट फिगर्स अपने आंसर में चाहिए। तो अब मुझे मेरे आंसर में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, तो मुझे बाकी के 2 राउंड ऑफ करने होंगे। तो अब कैसे करूँगा, मैंने आपको सिखाया था कि जब आप राउंड ऑफ करते हैं तो क्या करते हैं, अगर आपका नंबर 5 से बड़ा है तो उससे पिछले नंबर में 1 ऐड कीजिए। तो ठीक है, मैं 1 ऐड कर देता हूँ। तो भाई बात ये है कि मैं 6 को राउंड ऑफ करूँगा तो इसकी जगह इसके पिछले नंबर में 1 ऐड कर दूंगा, तो पिछला नंबर क्या बनता है, 469। 469 में 1 ऐड होगा तो वो बन जाएगा 470। लेकिन इस 6 का क्या करेंगे जिसको आपने राउंड ऑफ किया है। तो अब अगर मैं एक बात को जहन में रखूं कि फर्ज कर लें मैंने 6 को राउंड ऑफ कर दिया तो ये नंबर बन गया 470। 470 किस तरह बना कि 469 में आपने 1 ऐड कर दिया। अच्छा, अब मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, आपने कहा सर 2 ही तो हैं, ये 0 तो सिग्निफिकेंट नहीं है। अब मैंने आपसे कहा कि देखिए जब आप राउंड ऑफ करते हैं तो एक छोटी सी बात का ख्याल रखिएगा, अब से पहले आपने जो राउंड ऑफ किए थे नंबर वो डेसिमल के बाद थे। जो डेसिमल के बाद नंबर होता है अगर आप उसे राउंड ऑफ करते हैं तो आप उसकी जगह कुछ नहीं लिखते, जरूरत ही नहीं है। लेकिन अभी ये जो होल नंबर है इसमें कहीं डेसिमल नहीं है, 4696 या 4696 है, इसमें किसी भी डिजिट को आप राउंड ऑफ करेंगे तो आप उसकी जगह 0 लगाएंगे। तो ये 6 को राउंड ऑफ किया है तो इसकी जगह 0 लगेगा।
ये नहीं कीजिएगा छोड़ दें, इससे तो फिर ये नंबर का सत्यानाश हो जाएगा। तो अब ये कहानी बनी कि ये नंबर था 4696, जिसके आखिरी 2 डिजिट्स आपने राउंड ऑफ किए तो ये नंबर हो गया 4700। 4696 को आपने नियरेस्ट होल नंबर में राउंड ऑफ किया तो ये बन गया 4700। इसका मतलब है जो नया मैसेज जा रहा है वो क्या है, एक तो ये देखना है कि जब आप इस कैटेगरी के नंबर्स के साथ होते हैं तो आप पूरे नंबर में देखते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, आपके आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स की कम तादाद होनी चाहिए। अब दूसरी बात, राउंड ऑफ करने में एक नई चीज आ गई है कि अगर हम होल नंबर को राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करने का तरीका वही है, बस उसकी जगह 0 जरूर लगाएंगे, वरना हमारे नंबर की क्वांटिटी पर फर्क पड़ेगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि अब मैं इसी तरह का एक और सवाल करूं ताकि ये बात और अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकूं। तो अब अगर मेरा सवाल है 7965240, सिंपल तरीके से ऐड कर लीजिए, पहले 5 और 0 5, 6 और 4 0, 9 और 1 10 और 2 12, और ये हो गया मेरा कैलकुलेटेड आंसर। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो मैंने कहा ओके, सबसे पहले वाले नंबर में देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4। दूसरे वाले में देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, सो 2 और 4 सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आंसर में कितने आने चाहिए सर, 2। तो अब अगर सर 2 आने चाहिए तो इस वक्त कितने हैं, 4। तो मुझे किस किस को राउंड ऑफ करना होगा, इसको और इसको। और ये जहन में रहे, जिसको भी राउंड ऑफ करेंगे उसकी जगह 0 जरूर रखेंगे। तो अब मैं 5 को राउंड ऑफ करूँ, 5 एक से पिछला वाला डिजिट देखना पड़ेगा, वो 0 है, 0 को इवन कंसीडर किया जाता है, इसलिए आप 5 को ऐसे ही हटा देंगे और उसकी जगह पर 0 लगाएंगे। इत्तेफाक की बात है, एक दफ़ा फिर मुझे दूसरे नंबर को राउंड ऑफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो पहले से ही 0 था। अब इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, 2, क्योंकि ये दोनों 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, 8200। जो गलती अमूमन बच्चे करते हैं वो ये है कि जब वो किसी नंबर को राउंड ऑफ करते हैं तो उसे लिखते ही नहीं है, तो वो नंबर छोटा हो जाता है। मिसाल के तौर पर जो बच्चे करेंगे तो क्या करेंगे, वो ये 0 लिखेंगे नहीं, आंसर 82 बना रहे होंगे, तो ऐसा नहीं करना। तो मैं राउंड ऑफ को और ज़्यादा एम्फेसाइज करने के लिए आपके सामने लिख रहा हूँ एक नंबर 69,536। अब मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूँ कि राउंड ऑफ करने का तरीका होल नंबर्स में क्या होगा। अगर फर्ज कीजिए मुझे इसका ये नंबर राउंड ऑफ करना हो तो मैं क्या करूँगा, ये चूंकि 5 से बड़ा है तो इससे पिछले वाले डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 6954, और 6 की जगह पर 0 लगाना नहीं पड़ेगा। अब मैंने कहा फर्ज कर लें कि अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, यहाँ थे 5, ये हो गए 4। अब मैंने किसी ने कहा नहीं सर इसका एक सिग्निफिकेंट फिगर और कम कर दीजिए, इसको भी राउंड ऑफ कीजिए, ये तो लेस देन 5 है तो ये ऐसे ही हट जाएगा, ये बनेगा 695 और इसकी जगह भी हो जाएगा 0। अब आप देखिए हर हाल में ये 5 डिजिट नंबर था, ये 5 डिजिट ही रहेगा। आप इसके जिस डिजिट को भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से राउंड ऑफ करते जा रहे हैं उसकी जगह 0 लगाना नहीं भूलेंगे, ये है मैसेज। ठीक हो गई बात। ये हो गई चीजें केस 1 केस 2 फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाएं अगली कहानी पर, वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। चूंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है इसलिए मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के हम इंतहाई आसान से सवाल एक्सपेक्ट करेंगे, जिनको मल्टीप्लाई करना बगैर कैलकुलेटर के आसान हो, नंबर 1। और नंबर 2, ज्यादातर उनका फोकस एमसीक्यूज में ये होता है कि वो राउंड ऑफ कराने पर आपके साथ खेलते हैं, याद रखिएगा। बहरहाल एडिशन में आपको याद हो गया, मैंने 2 केस बताए थे। डेसिमल नंबर जो 1 से बड़े हों उनका रूल थोड़ा सा डिफरेंट है, और बाकी सारे नंबर्स का जो अभी किया वो डिफरेंट है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में इस तरह के कोई केसेस नहीं है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपके नंबर होल नंबर हो, आपका नंबर डेसिमल नंबर हो, 1 से बड़ा हो 1 से छोटा हो, सबके लिए एक ही उसूल है। आई रिपीट, सबके लिए एक ही उसूल है। सो डजंट मैटर आपका नंबर किस कैटेगरी से ताल्लुक रखता है, यहाँ कोई इशू नहीं है। जो इशू था वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में खत्म हो गया। ओके, इसका मतलब है खुल के खेलेंगे, फिर कोई भी नंबर हो कोई मसला नहीं है। तो ओके, हमारा नंबर है, फर्स्ट कर लीजिए 48.84 और इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.5 से। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब इसे सॉल्व करें
तो भाई हाफ का टेबल पढ़ लीजिए बेसिकली। तो मैं इसका आसान तरीका बता देता हूँ, मैं इसलिए सवाल लिया। हाफ से मल्टीप्लाई करने का मतलब है आप अपने नंबर को आधा कर दीजिए, तो ये 48.84 बन जाएगा 24.42। और अगर जिस बच्चे को ये समझ ना आ रही हो वो फौरन से पेशतर 0.5 से मल्टीप्लाई करके देखें। 5 4 सा 20, 5 8 सा, इस तरह करके देखिए, एग्जैक्टली यही जवाब आएगा। आपका इत्मीनान हो जाएगा, मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाह रहा। ये हो जाएगा कैलकुलेटेड आंसर, क्योंकि ये तो अभी काम शुरू हुआ है ना, असल तो ये है। अब इस कैलकुलेटेड आंसर में 24.4 में जिसको आपने इस तरह से हासिल किया है, अब वो कह रहे हैं पहले तो फैसला कीजिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए। तो रूल क्या है? रूल वो है जो भी अभी आपने पढ़ा है, यानी ये नहीं देखेंगे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, आप पूरे नंबर में देखिए कितने डिजिट हैं। 48.84 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4। 0.5 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? सिर्फ 1। 0.5 में 0.5 में सिर्फ 5 सिग्निफिकेंट है। आंसर में कितने हैं? 4 2 फिगर है, मुझे इसका मतलब है तो बहुत ही काम खराब हो गया। इसमें ये नंबर भी राउंड ऑफ होगा, ये भी राउंड ऑफ होगा, ये भी राउंड ऑफ होगा, मुझे सिर्फ एक सिग्निफिकेंट चाहिए। अब है असल बात, और वो असल बात ये है कि जब मैं राउंड ऑफ करना शुरू करूंगा तो अब मुझे ये एहतियात करनी है कि ये 0.42 जो डिजिट हैं पॉइंट के बाद राउंड ऑफ करूंगा, उनकी जगह कुछ नहीं रखूंगा और जगह खाली रहेगी। लेकिन पॉइंट से पहले जो 24 वाला 4 है उसे राउंड ऑफ करूंगा तो उसी जगह 0 जरूर करूंगा। आइए मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ ताकि किसी को कोई मसला। सबसे पहले ये 2 राउंड ऑफ करते हैं, सबसे आखिरी वाला जिस 5 से छोटा है राउंड ऑफ हुआ, सिर्फ 4 बच गया। हमने इस 2 को हटा दिया, इग्नोर किया, कोई चीज इसमें ऐड नहीं की, और इसे 0 लिखने की भी कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये डेसिमल के बाद है। 4 को राउंड ऑफ किया, ये भी लेस देन 5 है, कुछ भी नहीं आएगा, 24 बच गया। डेसिमल के बाद के दोनों नंबर राउंड ऑफ हो गए, दोनों लेस देन 5 थे, इसलिए इनकी जगह कोई फर्क नहीं पड़ा और इनकी जगह कोई 0 लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जब मैं 24 के 4 को राउंड ऑफ करूंगा, हालांकि ये भी लेस देन 5 है, तो मैं इसकी जगह पर 0 जरूर लगाऊंगा, तो मेरा आंसर बन गया 20। और जिस को मैंने नंबर वाले को सीधे मैंने शुरू तो ये हो गया हमारा पहला काम। ठीक है, चूंकि इस बात की हमें अंदाजा है कि जब आप असल सवाल किया करते थे अपने नॉर्मल पेपर में, कैलकुलेटर अलाउ होता था, तो कैलकुलेटेड आंसर निकालना जो है बड़ा आसान हो जाता है। उसके बाद असल खेल शुरू हुआ। अब जिन सवालों में हम मौजूद हैं उसमें कैलकुलेटेड आंसर तो हमें दिया नहीं जाएगा, वो तो हमें कैलकुलेटर तो हमें दिया नहीं जाएगा, हमें खुद निकालना है। तो हम इससे अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं कि अमूमन अगर सवाल बना रहे हो तो इस तरह सवाल बनाते हैं, यानी यूं पूरा ये चीज़ आपको दे देंगे पूरी, मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटेड आंसर करके देंगे और ये भी बताएंगे किन नंबरों को मल्टीप्लाई किया, ताकि अब आपको दावत दें कि जरा जल्दी से हिसाब लगाओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए और उनको राउंड ऑफ करें। ये है असल काम जो आपने जिस पर फोकस करना। एक सवाल और मैं अगर इस तरह का करने की कोशिश करूँ आपके लिए, तो अब ये मैंने आपके लिए जो सवाल किया, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है मैंने पिछले वाले नंबर्स को ही कॉपी कर दिया है, तो ज़रा सा मैं नंबर चेंज कर दूँ ताकि ये ना लगे कि हमने तो 8684 2.0 से डिवाइड करना है, बेसिकली 8684 को 2 से डिवाइड करना है। तो इसको आधा कर देते हैं, ये हो जाएगा 4342। ये आंसर आ गया, कैलकुलेटेड आंसर। ठीक है ना। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2.0 लिखा है, तो ये 2.0 में ये 0 सिग्निफिकेंट होता है 2। तो अब मेरे पास कितने रह गए? मुझे कितने चाहिए होंगे? जाहिर सी बात है 2। तो इस वक्त कितने हैं? 4। तो ये दोनों राउंड ऑफ। तो अब जब ये दोनों राउंड ऑफ होंगे तो ये दोनों इत्तेफाक से 5 से छोटे हैं। पहले इस 2 को राउंड ऑफ करता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर उसकी जगह 0 लगेगा। फिर इस 4 को राउंड ऑफ करता हूँ, ये मेरा आंसर है। तो ये छोटी छोटी आसान सी चीज़ें हैं, और मगर इम्पॉर्टेंट तरीन बात ये है कि ये
इम्तिहान में अगर इनमें से कोई एक MCQ हम एक्सपेक्ट करते हैं इसमें से आ जाता है तो अच्छी है, थोड़ी सी हमारी इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये हो गए अब कैलकुलेशन फ्रॉम सिग्निफिकेंट फिगर्स, आज के टेस्ट में भी होगी। और हम जाहिर सी बात है इस चैप्टर को सबसे पहले किया ही इसीलिए कि इसका पीछा ना छोड़ें, और जो भी आगे टॉपिक हम पढ़ते जाएंगे उसके टेस्ट के साथ इसका टेस्ट ज़रूर लिया करेंगे, तो ये हम इससे इन टच रहेंगे। तो सिर्फ इसमें यही है कि आपकी प्रैक्टिस रहे, तो फिर कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि कोई बच्चा इसमें गलती करे। अब छोटी छोटी सी कुछ बातें और इस चैप्टर की कर लें जो थ्योरी वाली हैं लेकिन हमें आनी चाहिए। मिसाल के तौर पर एक डेफिनेशन आती है इम्तिहान में और हर एक को पता होनी चाहिए, एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड एक्सपोनेंट्स। कोई हमसे डेफिनेशन तो नहीं पूछ रहा लेकिन इसकी पहचान है। साइंटिफिक नोटेशन को ही हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं। अगर हम किसी भी नंबर को पावर्स ऑफ 10 में लिखेंगे तो वो साइंटिफिक एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहलाता है या साइंटिफिक नोटेशन। जैसे हम एवोगैड्रोस नंबर को इस तरह लिखते हैं तो ये एक पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाई बाय सम पावर ऑफ 10, ये जो स्टाइल है इसको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं। और इसकी उसूली शर्त ये है, ज़रूरी नहीं है कि हम उसे फॉलो करें, लेकिन उसूली शर्त ये है कि ये जो नंबर है ये 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए, ये 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। तो और यहाँ जो भी पावर 10 की आ रही है आने दें, तो ये कहलाते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन। और ये जो 10 की पावर है, यहाँ पर 23 है, ये कहलाता है एक्सपोनेंट। तो पूरा नंबर एक्सपोनेंशियल नोटेशन और 10 के ऊपर जो पावर होगी वो कहलाएगा एक्सपोनेंट। इस एक्सपोनेंशियल नोटेशन को लिखने से हमने असल में क्या किया था, साइंस में क्या इसकी अहमियत है कि हर नंबर को 10 की पावर में लिखा जा सकता है। और इसे लिखने की जरूरत इसलिए पेश आई कि इसकी वजह से फिर हमने साइंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनाई थी जिससे कैलकुलेशंस को आसान बनाया गया था, और वो है लोगैरिथम। अब जाहिर सी बात है कम से कम MCQs में तो हम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि लॉग टेबल या कैलकुलेटर के बगैर लॉग की वैल्यू नहीं देखी जा सकती, इसलिए कम से कम इतना तो हमें कंफर्म है कि लॉग का कोई सवाल हमसे नहीं पूछा जाएगा। पूछा तो खैर वो फर्स्ट ईयर में भी नहीं जाता, लेकिन उन्होंने पूरा लॉग का एक इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 में सिर्फ इसलिए दिया है कि आगे चैप्टर 7 में आता है EH, उन्हें लॉग इस्तेमाल होता है। तो बुनियादी तौर पर चैप्टर 1 के एक सब बातें आप सीखी हैं और स्टूडेंट इज माय पास मस्ट नो तो लॉग के मतलब होगा ये लॉग को सवाल करने की सिर्फ ये याद दिलाने की जरूरत है कि आपकी नंबर का लॉग लिखें तो दरअसल होने की ये पावर ऑफ 10 कहते हैं। सर आपका माइक म्यूटेड है। सर आपका माइक बंद हो गया है। से ऑन कर दिया, अब मेरा माइक ऑन हो गया है। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी यस सर। सर। वाह जबरदस्त, कितने अच्छे बच्चे।
तो मेरा माइक नहीं बंद होना चाहिए, बाकी सबका माइक बंद होना चाहिए। ये है उसूल यूनिवर्सल। ठीक होगी बात? ओके, बैक टू द पवेलियन। तो जो बात अब हम आपसे कर रहे थे वो ये है कि फर्स्ट कर लीजिए log 1 हो, एक नंबर हो 1 और कोई आपसे ये कहे कि 1 को पावर्स ऑफ 10 में लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे 10 की पावर 0, एनीथिंग पावर 0 शुड बी इक्वल्स टू 1। तो इसी तरह कोई कहे 10 को पावर ऑफ 10 में लिखिए तो आप लिखेंगे 10 की पावर 1। 10 की पावर 1 का मतलब 10। अगर मैं कहूँ 100 को 10 की पावर में लिखिए तो आप लिखेंगे 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 का मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय 10, क्या बनता है 100। इसी तरह 1000 के लिए लिखेंगे 10 की पावर 3। ठीक हो गई बात? तो ये तरीका हम हर नंबर को पावर ऑफ 10 में लिख सकते हैं। तो जो log ऑफ बेस 10 होता है, इस तरह से लिखा जाता है, वो दरअसल है पावर, इसको कहते हैं। इसका मतलब है अगर कोई आपसे कहे log ऑफ बेस 10 1 का कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे? 1 को हम 10 की पावर 0 लिखते हैं तो log 1 की वैल्यू 0 होगी। log 10 की वैल्यू क्या होगी? जब हम 10 को पावर ऑफ 10 में लिखेंगे तो पावर कितनी आएगी? 1, वो 1 होगी। 100 में कितनी होगी? 100 में आपको नजर आ रहा है log 10 के ऊपर 2 की पावर है तो ये 2 होगा। 1000 का log कितना होगा? 1000 का log होगा 3। इसका मतलब है log का मतलब है जब आप किसी नंबर को पावर्स में ऑफ 10 में लिखें तो पावर की या एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो 1000 में 10 की पावर 3 लिखा जाता है, इसलिए उसके log की वैल्यू 3 है। 100 में 10 की पावर 2 लिखा जाता है, इसलिए उसके log की वैल्यू 2 है। इस तरह हिसाब बनता है। तो अब अगर ऐसी ज़बानी नॉट एक्यूरेटली, मैं ऐसी ज़बानी आपसे कह रहा हूँ, फर्स्ट कर लें हम आपसे कहें ओके बताइए 860 की log की वैल्यू क्या है, तो कोई भी बच्चा बगैर कैलकुलेटर के नहीं बता सकता। अलबत्ता आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चूंकि 100 के log की वैल्यू 2 थी और 1000 के log की वैल्यू 3 थी, तो ये दोनों इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू होगी। ठीक है ना? तो अगर इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू होगी और आपको ये भी अंदाजा हो रहा है कि ये 1000 के करीब है, तो ये शुड बी समवेयर 2.8 समथिंग। तो अगर ये हो सकता है ये वैल्यू ऐसी ना हो, जो भी हो, जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो क्या है, जब हम लॉग में किसी की वैल्यू लिखते हैं, जैसे मैंने इस वक्त लिखी है, बल्कि अगर मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल कर ही आपको बताऊँ, बात मुझे आपसे कहनी है वो क्लियर हो जाएगी। तो 860 का एग्जैक्ट लॉग है 2.93। 2.9344 हम लिखते हैं 4 डेसिमल प्लेस में। तो कुछ एक बात बताने के लिए निकालिए जो बहुत ज़्यादा हमारे सिलेबस वाले पेपर में बहुत पूछी गई है। जब हम किसी भी चीज़ की लॉग की वैल्यू ऐसे डेसिमल में निकालते हैं तो ये जो होल नंबर वाला पार्ट है इसको कहते हैं कैरेक्टर, और ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है पॉइंट के बाद 9344 ये कहलाता है मैंटीसा। ये मैंटीसा है और ये कैरेक्टर है, बस ये बात याद रखनी है, नंबर 1। नंबर 2, आपको लॉग के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं जो किसी ब्लैंक में पूछ लिए जाए। जब हम पीएच के सवाल करेंगे तो बेसिकली इन्हें यूज करेंगे। लॉग ए बी की वैल्यू होती है लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए की पावर, बल्कि पहले लॉग ए अपॉन बी बराबर होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, और लॉग ए की पावर बी होता है बी लॉग ए। तो ये हमारे सामने 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है लॉग की। ये काफ़ी है कि हमें आती हो, कहीं हमारे इस्तेमाल हो जाएंगी। एहतियातन बता रहा हूँ, वरना मुझे पता है कम अज़ कम इन चीज़ों से कुछ भी नहीं आ रहा। हाँ, अब जो काम हमें करना है इससे एक आधा MCQ आ सकता है, और ये है आखिरी चीज़ चैप्टर की, और वो है एरर एंड डिविएशन। दोनों का एक ही मतलब है। एरर का मतलब गलती, डिविएशन का मतलब दूर हट जाना, यानी सही चीज से दूर हट जाना। तो यही सेंस में यूज होता है। तो साइंस में एरर का मतलब क्या है? डेफिनेशन है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू।
जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, देखिए ये सब चीज़ों का ताल्लुक जो इस सिग्निफिकेंट फिगर से शुरू हुआ है, इसका ताल्लुक है एक्सपेरिमेंटल स्किल से, प्रैक्टिकल से। साइंस इज़ अ प्रैक्टिकल नॉलेज। हमारी बातें हवाओं में या थ्योरेटिकल सिर्फ नहीं होती हैं, हम करके दिखाते हैं। जब करते हैं तो एपरेटस यूज़ करते हैं। एपरेटस यूज़ करते हैं तो उसका लीस्ट काउंट होता है। उससे पहला प्रॉब्लम ये आता है कि जब भी आप किसी एपरेटस से कोई मेजरमेंट लिखें तो ख़ास तौर पर याद रखें कि आपको कितने नंबर्स लिखने की इजाज़त है। अपनी मर्ज़ी से डिजिट्स बढ़ा नहीं सकते। ये सिग्निफिकेंट फिगर का मरकज़ी ख़्याल था। अब है इशू कि ओके, एक बच्चा अगर एपरेटस यूज़ करके कोई वैल्यू निकालता है तो उसमें ज़रूरी तो नहीं है कि उसका आंसर सही ही हो, उसमें गलती भी हो सकती है। यानी उस गलती की वजह कुछ भी हो, उसकी अपनी या कोई और बात, लेकिन बहरहाल जब हमारा जवाब एक्चुअल जवाब से मैच नहीं करता तो हम उसे मिस्टेक या एरर कहते हैं। और इसका सिंपल फॉर्मूला यूँ लिखा जाता है कि एरर इज़ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू का मतलब जो आप प्रैक्टिकल करके निकाल रहे हैं, माइनस ट्रू वैल्यू कहते हैं या फिर एक्चुअल वैल्यू कहते हैं। एक्चुअल वैल्यू इज दी एक्चुअल आंसर जो आप निकालना चाहते थे। मिसाल के तौर पर पेंडुलम का प्रैक्टिकल किया था फर्स्ट ईयर में आपने, और उससे आपने वैल्यू जी वेरीफाई करनी थी, स्मॉल जी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 सेकेंड स्क्वायर। सबको पता है। प्रैक्टिकल का मतलब था कि आप प्रैक्टिकल करके इस वैल्यू को वेरीफाई करें कि यही वैल्यू है या नहीं आती है। तो जब आपने पाकिस्तानी तरीके से किया तो आपको तो 9.8 लेकर ही आनी थी। आप तो पहले वैल्यू लाते हैं फिर प्रैक्टिकल करते हैं। लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो चूंकि उस प्रैक्टिकल्स की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन पे कंट्रोल करना बड़ा है, तो अमूमन 9.8 नहीं आता, या उससे कम आता है या उससे ज़्यादा आता है। तो हम उस डिफरेंस को कहते हैं एरर। मिसाल के तौर पर यही किसी ने प्रैक्टिकल किया और उसकी जी की वैल्यू जनाब 10.2 आ गई, तो उसे पता था ये तो एक्चुअली 9.8, उसने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया और आंसर निकाला एरर निकाला 0.4। अब ये कहलाएगा उसकी रीडिंग का एरर। साइंस का काम ही यही है कि उसके बाद वो इस बात पर बहस करते हैं कि आखिर ये एरर क्यों आया। जब एक्चुअल वैल्यू 9.8 सही है तो कैसे हमारी ये वैल्यू गलत आ गई। तो फिर वो इस पर बहस करते हैं कि जिस तरीके से आपने प्रैक्टिकल किया उसमें क्या ऑड्स थे और किन चीज़ों की वजह से ये एरर आ सकता है वगैरह वगैरह। तो ये तो फिर बात का काम है, उससे फिलहाल हमें कोई लेना देना नहीं। तो जब भी आप कोई प्रैक्टिकल करेंगे, अगर फर्ज कर लें एक्सपेरिमेंटल और एक्चुअल वैल्यू सही एक जैसी आ गई, एरर 0 होगा तो वो आंसर कहलाएगा एक्यूरेट, एक्यूरेसी बेहतरीन हो गई। और नहीं तो फिर वो एरर आप निकाल कर दिखाएंगे। अब दोनों बातें हो सकती हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा भी आ सकती है और कम भी आ सकती है। जब ज़्यादा आएगी तो जैसे अभी आई है तो आपका एरर पॉजिटिव होगा, और अगर फर्ज कर लें मेरी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 9.8 से छोटी होती तो फिर मेरा एरर नेगेटिव होगा, जिसकी बिना पर हम ये कहते हैं कि इफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू is greater than actual value, error is positive. If experimental value is less than actual value, error is negative. तो ये है दो पॉसिबिलिटी। लेकिन इसके बाद अब असल बात पर आते हैं, कॉज एरर क्यों होता है, क्या वजह है कि जब कोई प्रैक्टिकल करता है तो उसकी वैल्यू में और एक्चुअल वैल्यू में फ़र्क आ जाता है। तो ऑन दी बेसिस ऑफ कॉज, वजह की बुनियाद पर एरर को हम दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं फिक्स्ड एरर और एक को कहते हैं रैंडम एरर।
तो ये हो गया रैंडम एरर। ठीक हो गई बात। अच्छा, इनके नामों से ही हमें इनकी सारी कहानी का पता चल जाता है। मैं इनके सारे नाम लिख दूं अगर, तो फिक्स्ड एरर को हम सिस्टमैटिक कहते हैं, फिक्स्ड एरर को ही हम इंस्ट्रूमेंटल कहते हैं, और फिक्स्ड एरर को ही हम डिटरमिनेट कहते हैं। रैंडम एरर को हम ह्यूमन एरर कहते हैं, पर्सनल या ह्यूमन एरर। एक्सीडेंटल एरर कहते हैं, और इनडिटरमिनेट एरर कहते हैं। तो इनके नामों से ही अंदाजा हो रहा है कि जो फिक्स्ड एरर है उसकी बुनियादी वजह है इंस्ट्रूमेंट। ये जो हमने इंस्ट्रूमेंटल का लफ्ज लिखा है ये है बुनियादी कॉज। जिस इंस्ट्रूमेंट को, जिस केमिकल को, केमिस्ट्री वाले हैं तो केमिकल भी यूज करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट को, जिस केमिकल को, और एक चीज और ऐड कर दें, जिस प्रोसीजर को आप अडॉप्ट कर रहे हैं, अगर उसमें कोई गलती है और उसकी वजह से आंसर गलत आ रहा है तो वो हमेशा कहलाएगा फिक्स्ड एरर, सिस्टमैटिक, इंस्ट्रूमेंटल या डिटरमिनेट। अच्छा, ऐसे एरर की खास बात ये है कि इसका प्रैक्टिकल करने वाले से कोई लेना देना नहीं है। वो कौन है, वो कितनी स्किल रखता है, कितना माहिर है, कितना अनाड़ी है, उससे कोई ताल्लुक नहीं। उसका ताल्लुक है उस चीज़ से जिसे वो इस्तेमाल कर रहा है, उन केमिकल्स या उन एपरेटस से। इसलिए मैं यूज़ करूँ, आप यूज़ करें, कोई और एक्सपर्ट यूज़ करे, कोई और अनाड़ी यूज़ करे, चूँकि हमारा एपरेटस ही रॉन्ग है तो हमारा आंसर हमेशा गलत आएगा। तो इसलिए इस एरर को फिक्स कहा गया है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ पर्सन डूइंग द एक्सपेरिमेंट, द एरर इज ऑलवेज फिक्स्ड इन द रीडिंग। और अगर ये फिक्स है तो इसमें एक बात खुद ब खुद और आ गई कि ये या तो ओवरऑल पॉजिटिव एरर होगा या फिर ओवरऑल नेगेटिव होगा। जब ये फिक्स है तो इसका मतलब है हर एक के आंसर में एक ही जैसी गलती आएगी। यानी अगर फर्ज कर लें 40 आदमी एक ही गलत एपरेटस के साथ प्रैक्टिकल कर रहे हैं और उस गलत एपरेटस की वजह से रीडिंग ज़्यादा आ रही है तो सबकी ज़्यादा आएगी, तो 40 के 40 बंदों का आंसर पॉजिटिव एरर में आ रहा होगा। तो ये एक अनयूजुअल बात होगी कि सभी एक जैसी गलती कर रहे हैं, कैसे हो सकता है। तो इसलिए इस एरर को सिस्टमैटिक कहा गया कि ये हमेशा एक्चुअल वैल्यू के एक ही साइड पर होगा, यानी या तो एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा होगा या सबके लिए एक्चुअल वैल्यू से कम होगा, या तो सबका आंसर पॉजिटिव एरर में आ रहा है या सबका आंसर नेगेटिव एरर में आ रहा है। तो अगर बहुत ज़्यादा रीडिंग्स लेने के बाद आप ये फील करें कि सारे एरर एक ही साइड पर आ रहे हैं, तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग ईदर इन आवर एपरेटस, in our chemicals, or in our procedure. So better check your procedure again, better change your chemicals with the fresh one, or better take the new apparatus or the better apparatus. तो आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो चूंकि ये काम दूर किया जा सकता है, इसे हम रिमूव कर सकते हैं, इसलिए इसको डिटर्मिनेट एरर कहते हैं। तो इसकी मेजर कॉज है apparatus number 1, number 2 और chemicals you can say, और procedure, and it can be easily rectified. इसकी खूबी इट इज ऑलवेज ऑन दी वन साइड ऑफ द एक्चुअल वैल्यू, हमेशा एक्चुअल वैल्यू की एक ही तरफ होगा। इसके बरखिलाफ अगर आप 40-50 दफ़ा कोई प्रैक्टिकल करें और आप ये देखें कभी पॉजिटिव एरर आता है, कभी नेगेटिव, किसी का आंसर ज़्यादा आ रहा है, किसी का कम, तो ये रैंडम है। इसलिए इसका नाम रखा गया रैंडम। और इसकी वजह एपरेटस नहीं हो सकता, इसकी वजह वो लोग होंगे जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, दैट्स ह्यूमन। ठीक है ना, ये मेजर रीज़न है। ठीक है, और इसके साथ माइनर रीजंस और भी आ जाते हैं जो इस रैंडम एरर की वजह बन सकते हैं। मसलन ये जो हम कहते हैं एकदम से टेम्परेचर चेंज हो गया, हवा चल गई, ये हमारे कंट्रोल से बाहर है और इनका अमाउंट भी हर दफ़ा एक जैसा नहीं है। लेकिन इनका तस्करा हम इसलिए नहीं करते कि ये प्रैक्टिकल की नेचर पर डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर की वेरिएशन कुछ प्रैक्टिकल्स में फिक्स्ड एरर में जाती है तो कुछ प्रैक्टिकल्स में रैंडम, इसलिए उसकी बहस यहाँ नहीं है। हम सिंपल और आसान वाली डेफिनेशन सिर्फ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो हम सारा इल्ज़ाम लगा रहे हैं उस बंदे पे जो प्रैक्टिकल कर रहा है। तो रैंडम एरर इज ड्यू टू दी लैक ऑफ स्किल और इन एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन डूइंग प्रैक्टिकल। और इसमें ख़ास बात क्या है कि कोई सिस्टमैटिक ट्रेंड नहीं होगा, कभी आंसर ज़्यादा आएगा, कभी कम आएगा, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव। तो अगर आंसर इस तरह से फ्लक्चुएट कर रहा हो ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एक्चुअल वैल्यू, देन इट इज टर्म्ड एज रैंडम और ह्यूमन एरर। और इसको एक्सीडेंटल इसलिए कहते हैं कि ये हर दफ़ा इसमें ना इत्तेफाक से हो रहा है, यानी इसके पीछे कोई प्लानिंग या कोई सिस्टमैटिक रीज़न नहीं है, तो एक्सीडेंटली हो रहा है, तो इसलिए इसको एक्सीडेंट कहेंगे। और हम इसे एहतियात करके कम या मिनिमाइज कर सकते हैं
मगर इसे रिमूव नहीं कर सकते, तो ये इनडिटर्मिनेट भी कहलाता है। तो सिर्फ नामों से ही आपको हर बात का अंदाजा हो जाता है। प्लस इन्हीं दो बातों से हमने एक टर्म और निकाली है, एक लफ्ज है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी है क्लोजनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज with the actual value। ये एक तरह से एरर का अपोजिट है। एरर था एक्चुअल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक दूसरे से कितने दूर हैं, डिफरेंस, और ये है कि एक दूसरे से कितने करीब हैं, द क्लोजनेस। इसका मतलब है जैसे जैसे एरर बढ़ता है एक्यूरेसी कम होती जाती है। दो वैल्यूज एक दूसरे से, एक्चुअल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक दूसरे से जितनी दूर होती जाएंगी, एरर बढ़ेगा और एक्यूरेसी कम होगी। तो एक्यूरेसी उस वक्त अच्छी होगी जब एरर कम होगा, और अगर एरर होगा ही नहीं तो इट विल बी कॉल्ड मोस्ट एक्यूरेट आंसर, जिसमें एक्चुअल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बराबर है। दोनों में बड़ा ही बारीक सा फर्क है, 0.1 का, तो हम कहेंगे ऑलमोस्ट एक्यूरेट, बहुत ही माइनर एरर है। लेकिन जैसे जैसे एरर बढ़ेगा एक्यूरेसी कम होगी। एक्यूरेसी ऑब्वियसली तभी निकाली जा सकती है जब आपको एक्चुअल वैल्यू पता हो, ठीक है ना। तो जब फर्स्ट कर लें, जैसा आप भी ऐसा सोच सकते हैं कि सर जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, यही केमिस्ट्री वाला याद है हमें टाइट्रेशन का, तो अब हमें नहीं पता होता कि हमारी रेटिंग क्या आएगी, और कोई बताता भी नहीं है, इतने जालिम लोग हैं। तो फिर हम अगर ईमानदारी से प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चले कि हमारे आंसर में एरर नहीं है, जब आप हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं बताएंगे। हम तो अपनी एक्सपेरिमेंटल निकाले जा रहे हैं, हमें क्या पता सही है या नहीं है। तो जब आपको एक्चुअल वैल्यू का इल्म ना हो, देखिए कुछ प्रैक्टिकल्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें पता होता है, जब हम यहाँ वेरीफाई कर रहे हैं, मसलन वो जी की वैल्यू वाला प्रैक्टिकल, उसमें सबको पता है आंसर 9.8 आना है क्योंकि वैल्यू ऑफ जी 9.8 है। तो उसमें फिर आपके पास एक्यूरेसी वाली टर्म लग सकती है कि जब आप ईमानदारी से प्रैक्टिकल करके बहुत सारे आंसर निकाल रहे हैं तो आपको अंदाजा हो रहा है कि मेरा आंसर खुद से सही नहीं आ रहा, मुझे कोई चोरी करनी पड़ेगी, तो वहाँ हम एक्यूरेसी से काम ले सकते हैं। लेकिन जहाँ हमें एक्चुअल वैल्यू का पता ना हो तो वहाँ जो लफ्ज यूज होता है वो है प्रिसिशन। इंग्लिश की डिक्शनरी में खोलकर देखेंगे तो वहाँ प्रिसिशन और एक्यूरेसी का एक ही मतलब लिखा होगा। तो इंग्लिश वालों के लिए दोनों एक ही लफ्ज हैं, साइंस वालों के लिए इनमें फ़र्क है। तो प्रिसिशन असल में क्या है? प्रिसिशन है क्लोजनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू विद ईच अदर। एक्चुअल वैल्यू तो अब हमें मालूम ही नहीं है, तो अब हम करेंगे ये कि अपने आंसर्स को आपस में कंपेयर करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड वेदर दे आर प्रीसाइज और नॉट। तो जब आपको नहीं पता होता कि एक्चुअल वैल्यू क्या है, आप टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आपका आंसर 8.1 आना चाहिए, ये टीचर को पता है, वो आपको नहीं बता रहा। आपने प्रैक्टिकल करना शुरू किया, 3 रीडिंग ले ली, एक रीडिंग आ रही है 7.9, एक आ रही है 7.5, एक आ गई 8.3। अब आप कहें हाँ एक काश मुझे एक्चुअल वैल्यू पता होती तो पता चल जाता मेरा एरर क्या है। तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। इन वैल्यूज़ पे कोई आपको एक्चुअल वैल्यू बता भी दे तो आप क्या तीर चला देंगे? आपको नज़र आ रहा है तीनों आंसर बिल्कुल अलग अलग हैं और इतने दूर दूर हैं, तो इनमें कौन कहेगा कि आपने प्रैक्टिकल सही किया है? ये तो मुझे एक्चुअल वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं, मैं उसके बगैर ही बता दूंगा। आप इंतहाई बेहुदा प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ये कोई आंसर है जो लेकर आ रहे हैं? जब आपके आंसर आपस में ही मैच नहीं कर रहे तो कैसे आप क्लेम कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा एक्यूरेट आंसर होगा? तो एक बच्चे को प्रैक्टिकल के ऐसे आंसर आ रहे हो तो उसे खुद ही समझ आ जाती है कि मैं प्रैक्टिकल गलत कर रहा हूँ, मुझसे कोई बहुत ही ज़बरदस्त गलतियाँ हो रही है। इसके बरखिलाफ एक बच्चे को एक्चुअल वैल्यू नहीं बताई गई, वो बड़े आराम से प्रैक्टिकल लैब में प्रैक्टिकल कर रहा है, उसका एक आंसर 7.9 आया, दूसरा 7.9 आया, तीसरा 7.8 आया। दिस इज़ अ वेरी गुड प्रिसीशन। उसके 2 आंसर बिल्कुल एक जैसे आए हैं और एक में थोड़ा सा डिफरेंस आया है, तो इसका मतलब है वो बच्चा ढंग से प्रैक्टिकल कर रहा है। अब उसका एक्चुअल जवाब क्या है उससे मुझे दिलचस्पी नहीं, लेकिन साइंस ये कहती है कि अगर वो ईमानदारी से प्रैक्टिकल करे तो जो आंसर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा होता है मोस्ट प्रोबेबली वही सही जवाब होता है। क्योंकि हमने इसे कहा है ना एक्सीडेंटल एरर, तो एक्सीडेंट हर दफ़ा एक जैसे तो नहीं होते। एक्सीडेंटल या रैंडम एरर में हर दफ़ा नई गलती होनी चाहिए। तो अगर एक ही आंसर बार बार रिपीट हो तो इसका मतलब है ये गलती से रिपीट नहीं हो रहा, ये एक्चुअल में सही जवाब है। तो प्रिसिशन उस वक्त निकाली जाएगी जब एक्चुअल वैल्यू नहीं होगी, और प्रिसिशन का मतलब है आपके आंसर एक दूसरे से कितने करीब हैं। तो जितने ज़्यादा सिमिलर आंसर आएंगे या जितने ज़्यादा क्लोज्ड आंसर आएंगे उतनी अच्छी प्रिसिशन है।
और अनफॉर्चुनेटली ये बस हमें रट्टे लगाने होते हैं, कभी हमने इनको इस्तेमाल नहीं किया। उसकी वजह ये है कि हम तो अपने प्रैक्टिकल में 3 से ज़्यादा रीडिंग लेने पे यकीन ही नहीं रखते, और ये वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है जिसके लिए कम से कम भी 40-50 रीडिंग्स के बगैर काम नहीं चल सकता। ये मैं मजाकन नहीं, बिल्कुल हकीकतन बता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ कर लें वाकई ज़िंदगी में कभी हम इस प्रिसिशन वाले को चीज़ को एग्जामिन करना चाहें, तो यू हैव टू टेक एटलीस्ट 10 to 15 रीडिंग्स। 10-15 रीडिंग्स लेने के बाद आप मैच करते हैं कि मेरी रीडिंग्स एक दूसरे के करीब करीब है या स्प्रेड हुई है। स्प्रेड हुई है तो पुअर प्रिसिशन, क्लोज टू ईच अदर है तो गुड प्रिसिशन। तो बहरहाल अब ये छोटी छोटी सी सारी डेफिनेशंस थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। ये पूरा चैप्टर नंबर 1 हमारा ख़त्म हो गया, और फ़ौरन ख़त्म होते ही हाथ खड़ा कर दिया किसी ने, तो इसलिए मैं पहले उनसे बात कर लूँ। तो जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि जो आपने शुरू की 2 स्लाइड्स में पढ़ाया है ना, तो मैंने लेट ज्वाइन किया है, तो नेट इशू आ गया, तो आप दोबारा समझा देंगे? दोबारा शुरू की 2 स्लाइड्स में जो है, मैं एक फ़ौरन आपको एक सवाल करा देता हूँ। ओके, तो इसके अलावा अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन, जो बच्चे लेट आए हैं उनको वो शुरू में जो हमने सिग्निफिकेंट फिगर से सवालात कराए मल्टीप्लिकेशन के और एडिशन के, उनकी एग्जाम्पल करा रहा हूँ। तो अगर आप में से बाकी किसी बच्चे को वो सुनना है तो सुन सकता है, और चाहे तो वो मीटिंग लीव कर सकता है, क्योंकि 4 बजे आपका टेस्ट है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। मैं इनको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, हमने पहली बात ये कही थी कि आज आते ही हमने ऐसे एडिशन करने हैं जिनमें हम कुछ ऐसे नंबर्स को यूज़ करें जिनमें जो होल नंबर है, तो ये कैटेगरी नंबर 2 बनी थी, होल नंबर या ऐसे डेसिमल नंबर जो 1 से छोटे हैं। तो उनके लिए एडिशन का सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर ये एडिशन मैंने आपके सामने लिखा। सबसे पहले आप इन्हें नॉर्मल तरीके से ऐड कर दीजिए। तो 5 और 0 ऐड होके 5 बनेगा, 3 और 8 1 बनेगा, यहाँ 1 लगाया 11, और ये तो ये हो गया 7150। ठीक है, ये है कैलकुलेटेड आंसर। अब फैसला ये करना है कि इसमें से कितने डिजिट्स को राउंड ऑफ करना है। उसके लिए पहले होता था कि डेसिमल नंबर थे तो आप ये देखते थे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, तो डेसिमल है ही नहीं। तो अब रूल ये है कि आप सारे नंबर 6935 इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 4। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो 3 मत कह दीजिएगा, हमें याद आएगा ये 0 जो आखिर में लगा हुआ है ये सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो रूल ये है कि जिन नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है वो कौन सा है, वो ये है 2। तो आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, और इस वक्त आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4। तो इसका मतलब है ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है, और हम इन दोनों को हर हाल में राउंड ऑफ करेंगे। तो अब राउंड ऑफ करेंगे तो कैसे करेंगे, जो रूल बताया था उसके मुताबिक सबसे पहले हम 5 को राउंड ऑफ करेंगे, और 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो 5 1 से पिछला वाला डिजिट ऑड है, तो ऑड नंबर होता है तो उसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो ये 712 हो गया। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमने आपको बताई थी वो ये थी कि याद रहे, जब आप होल नंबर को राउंड ऑफ करते हैं तो ऐसे नहीं करते कि जिस नंबर को राउंड ऑफ किया उसको हटा दिया, उसको भूल गए, तो ये 7115 712 बन गया, नहीं, बल्कि जिस 5 को आपने राउंड ऑफ किया आप उसकी जगह पर 0 लगाएंगे। इस बात का ख्याल रखेंगे। जो डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स राउंड ऑफ होते हैं उनकी जगह कुछ नहीं रखते, लेकिन जो होल नंबर में किसी चीज़ को राउंड ऑफ करते हैं तो उसकी जगह 0 लगाते हैं। अब एक इस 2 को भी राउंड ऑफ करना है, ये लेस देन 5 है तो इस 1 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस 2 की जगह 0 लगाना नहीं भूलेंगे। तो राउंड ऑफ होने के बाद भी ये बना 7100, यानी हमने इन दोनों डिजिट्स को राउंड ऑफ करके इनकी जगह पर 0 रखा है, ताकि ये 4 डिजिट का नंबर 4 डिजिट ही का रहे। ये ना हो कि आप 1 और 5 को राउंड ऑफ करके भूल जाओ और सिर्फ 71 लिख के काम चला रहे हो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये है मेन बात। जो रूल हमने इस कैटेगरी में रखा है एडिशन के होल नंबर्स को ऐड करने में क्या रूल रखते हैं, बिल्कुल वही रूल हमने आपसे कहा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी होता है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर एक बात ये कही पहली कि वहाँ एडिशन की तरह 2 केसेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर चाहे होल नंबर हो या डेसिमल नंबर हो, सबके लिए एक ही उसूल है, और वो उसूल कौन सा है जो अभी बताया है कि फ़र्ज़ कर लीजिए मैं आपसे ये कहूँ कि हम 9836 इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें।
और मैंने उस वक्त आपसे कहा था क्योंकि बगैर कैलकुलेटर के कर रहे हैं तो ये जहन में रहे कि हमारे पास 5 का टेबल मैंने इसलिए दिया है कि आप इसे आराम से कैलकुलेट कर रहे हैं, और अगर आप चाहें तो इसकी ट्रिक ये होती है कि जो हमने 0.5 से अगर किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना है तो दरअसल हमें उसे हाफ करना है। तो अगर हम इसे हाफ करेंगे तो ये जवाब आएगा 4918। आप बेशक ये 0.5 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये मेरा आंसर आ गया। अच्छा, अब मैं फिर अपना रूल क्या लगाऊंगा, ये तो है कैलकुलेटेड आंसर, यहाँ से तो सवाल शुरू हुआ है, ठीक है ना। अब मैं ये कहूँगा कि ज़रा देखिए इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, आंसर आएगा 4। इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आंसर आएगा सिर्फ 1, क्योंकि 0.5 में ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं होता, सिर्फ 1 है। तो अब मुझे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, सिर्फ 1, और आंसर में तो जुम्मा पता लगा हुआ है 4 डिजिट्स हैं, तो ये 8 भी राउंड ऑफ होगा, ये 1 भी होगा, ये 9 भी होगा। आइए करते हैं, और हर दफ़ा जिस नंबर को राउंड ऑफ करेंगे उसी जगह 0 जरूर लगाएंगे, क्योंकि ये सारे होल नंबर्स हैं। 8 को राउंड ऑफ करेंगे तो 8 5 से बड़ा है, तो इससे पीछे वाले नंबर में 1 ऐड हो जाएगा, ये 492, और 8 की जगह पर 0। अब इस 2 को राउंड ऑफ करेंगे तो इससे पिछले वाले डिजिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसकी जगह 0। अब इस 9 को राउंड ऑफ करेंगे तो इससे पिछले वाले डिजिट पे 1 ऐड हो जाएगा, और इसकी जगह 0। तो ये एक सिग्निफिकेंट फिगर के साथ ये जवाब बना 5000। 4918 की जब 3 डिजिट्स को राउंड ऑफ करेंगे तो इट बिकम्स 5000। ये हो गया हमारा काम, ठीक हो गई बात। तो अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो उसकी भी बात सुन लेते हैं। अक्सा बेटा, क्या सवाल है? जी बेटा अक्सा। आमिर जमान पूछना चाह रहे हैं कुछ? अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर आपने पहले भी और अभी भी डेसिमल लेस देन 1 का नहीं करा है मेरे ख्याल। हाँ, तो वो इसलिए नहीं कराया कि वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि होल नंबर्स का है। ये देख लो, ये तुम्हारे सामने स्क्रीन पर आ गया सवाल है। ये हो गया, दोनों नंबर डेसिमल है और लेस देन 1 है, तो 7 और 1 8, 6 और 5 1, ये हो गया 6, और ये जवाब आ गया, ठीक है। ये कैलकुलेटेड आंसर है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? अब जाहिर सी बात है, ये 0 जो शुरू में ये नहीं गिना जाएगा, 3। इसमें ठीक है, तो मेरे आंसर में 2 आने चाहिए, लेकिन मेरे आंसर में 3 है, तो मैं फिर इस 8 को राउंड ऑफ करूंगा, और चूंकि ये डेसिमल के बाद है इसलिए इस 8 की जगह कुछ नहीं लिखूंगा। 8 को राउंड ऑफ करूंगा तो उससे पिछले वाले डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 0.62। उमैमा क्या पूछना चाह रही है बेटा? जी बेटा उमैमा। आपको मैंने अनम्यूट किया है बेटा उमैमा, आप कोई सवाल पूछना चाह रही हैं तो पूछ लें। जी सर, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्या मुझे वो एरर की जो 2 टाइप्स जिसमें आपने बताया है, एरर की 2 टाइप, वो स्लाइड आपके शो कर सकते हैं? बिल्कुल, अभी कर देता हूँ। मैं जरा अक्सर की भी बात सुन लूँ, बहुत देर से बेचारी हाथ खड़ी थी। अक्सर कोई बात कहना चाह रही है बेटा? अक्सर की आवाज नहीं आ रही है, शायद उनका माइक सही नहीं है। जी बेटा साइमन। सर अगर 24.46 को राउंड ऑफ करना चाहें 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक तो कैसे करेंगे? तो अभी कर देते हैं। क्या नंबर बताया बेटा आपने? 24.46 94। सर 24.46। ओके 24.46। यस सर। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर लाना चाह रहे हो? सर 1। ओके 6 को राउंड ऑफ करते हैं, ये बन गया 24.5, क्योंकि 6 5 से बड़ा है।
5 को राउंड ऑफ करेंगे, उससे पिछला वाला डिजिट इवन है, ये बना 24, और अब तक जो डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स हैं उनको राउंड ऑफ कर रहे थे, इसलिए हमने उनकी परवाह नहीं की, कोई जीरो नहीं लगा। अब 24 में से 4 को राउंड ऑफ करेंगे, लेस देन 5 है तो ये बनेगा 20। तो एक सिग्निफिकेंट फिगर और आंसर है 20। ठीक है Thank you, कोई sir. बात? Yes, sir. अच्छा भाई, आपका हल कर दिया हमने। तो अब हम इस मीटिंग को यहाँ पर एंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह अब आपका टेस्ट का टाइम हो रहा है, आप उसे ज्वाइन करेंगे। थैंक यू।